नमस्कार मित्रों, जय जिनेन। मैं जैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विद्या अकेडमी पर, जिस पर हमारे द्वारा संस्कृत से संबंधित जितने भी व्याकरण, साहित्य आदि संबंधित जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, उन विषयों से संबंधित जितने भी विषय हैं उन पर हमारे द्वारा स्वाध्याय कराया जा रहा है। जिसमें अभी हमारे आदर्श सर के द्वारा संधि प्रकरण का अध्ययन कराया जा चुका है और अब उनके द्वारा एक मॉक टेस्ट की सीरीज़ प्रारंभ हो रही है, जिसमें आपने उनसे जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी सीखा, उसका वह प्रश्नोत्तर के माध्यम से प्रतिदिन आपसे प्रश्न पूछेंगे एवं आपका परीक्षण करेंगे। उसी क्रम में आज से हम सभी अपना समास प्रकरण का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में संस्कृत विषय का चयन करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से 5 से 10 प्रश्न अपने समास, संधि, कारक, प्रत्यय, धातुरूप, शब्दरूप आदि से आते ही आते हैं। इसलिए हम सभी को मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है कि क्या संधि होती है, क्या समास होता है, क्या प्रत्यय कहलाता है। तो आज से हमारी समास प्रकरण की कक्षा प्रारंभ होती है। इस कक्षा में हम सिर्फ सामान्य परिचय ही जानेंगे कि समास का सामान्य परिचय क्या है। इसका परिचय के अंतर्गत भी हम बहुत से ऐसे बिंदु को जानेंगे जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। चलिए शुरू करते हैं कि आखिर समास है क्या। समास की परिभाषा। तो जो समास शब्द है वह सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु में घय प्रत्यय करने पर समास शब्द की व्युत्पत्ति होती है। सम शब्द का अर्थ होता है क्या? एक साथ। अस मतलब रखना, और जो घय प्रत्यय हमारा होता है वह भाव अर्थ में प्रयोग होता है, जिससे हमारा समास शब्द व्युत्पन्न हो जाता है। अब यह जो घय प्रत्यय है यह भाव अर्थ में होता है। ऐसे ही रम शब्द में घय प्रत्यय करने पर राम शब्द की उत्पत्ति होती है। ये जो हमारा घय प्रत्यय है ये भाव अर्थ में इसलिए होता है, आगे हम पढ़ेंगे प्रत्ययों के बारे में भी, तब आपको इस घय प्रत्यय का उपयोगिता समझ में आएगी। समसनम समासा मतलब एक स्थान पर रख देना, किन्हीं दो एक से अधिक पदों को, वाक्यों को एक साथ रख देना ही क्या है? समास है। समस्यते एकीक्रियते प्रयोगकत्रिभिः रीतिः समासः, अर्थात जहाँ पर कर्ता के द्वारा अनेक पदों को एक पद में रख दिया जाए वह समास कहलाता है। या फिर अनेक पदानाम एक पदीभावनम समासा, कि अनेक पदों का मतलब एक से अधिक जितने भी पद हैं उनका एक पद कर देना क्या हो जाता है? हमारा समास होता है। इसका दूसरा नाम क्या है? संक्षिप्तीकरणम समासः, मतलब संक्षिप्त कर देना, कि बहुत बड़े बड़े आपके वाक्य हैं या फिर बहुत बड़े बड़े पद हैं, उनको एक पद बना दिया। वह किसके द्वारा बनाया? हमने समास के द्वारा। यदि आप सभी ने संस्कृत साहित्य के ग्रंथों का अध्ययन किया हो, उसमें गद्य साहित्य का यदि अध्ययन करा होगा, तो जितने भी बड़े बड़े गद्य साहित्यकार हुए हैं उन्होंने अपने गद्यों में बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ लिखकर अंत में समास का प्रयोग कर दिया है। ऐसा होता है समास हमारा। अब समास को समझने के लिए हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि क्या होता है समास। जैसे हम उदाहरण में कहें राज्ञः पुरुषः। राज्ञः अपनी षष्ठी विभक्ति में है, जिसका अर्थ क्या आता है? की राजा का पुरुष। मूल शब्द क्या है? राजन। तो इसका अर्थ क्या निकला? राजा का, और पुरुषा मतलब पुरुष। राजा का पुरुष मतलब राजा से संबंधित जो भी कार्य हैं, राज से संबंधित उसका जो कार्य करता है वह होता है राजपुरुष। अब यहाँ पर दो अलग अलग पद हैं। पहला पद है राजा का, राज्ञा, और दूसरा पद है हमारा पुरुष, मतलब राजा का पुरुष। अब जैसे हमने कहा कि वह देखो वह राजा का पुरुष जा रहा है, जो राजा के काम करता है ऐसा वह राजा का पुरुष जा रहा है। अब इतना बड़ा वाक्य हो गया, लेकिन यदि इसी को हम समास कर कहें तो क्या बोलेंगे कि वह देखो राजपुरुष जा रहा है। ये हमारा समास कर हमने दो पदों को मिलाकर एक पद बना दिया, इसको ही हम समास कहते हैं। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसमें क्या है दूसरे उदाहरण में? जैसे परेशान धन उपकारा। परेशान मतलब दूसरों का, उपकार मतलब उपकार करना। तो यहाँ पर जो पूर्व पद और उत्तर पद, देखिए समास में दो चीज़ें होती है, एक होती है पूर्व पद और एक होता है हमारा उत्तर पद। पूर्व पद किसे कहते हैं? तो जो हमारा पहला शब्द है, पहला पद है, मतलब जैसे परेशान, ये हमारा क्या है? यह पूर्व पद कहलाएगा। और जो बाद वाला पद है उपकार,
वह कहलाता हमारा उत्तर पद। ये दो चीज़ें याद रखना आपको, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। तो परेशान धन उपकारा मतलब दूसरों का उपकार, तो उसका क्या हो गया परोपकार। अब ये दो चीज़ थी कि दूसरों का उपकार, अब किसी ने बोला कि ये दूसरों का उपकार करता है, इससे अच्छा वह बोलेगा यह परोपकारी है। यह हमारा समासिक पद हो गया। चलिए यहाँ तक हमने क्या समझा कि समास शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है, समास में कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है और उसकी परिभाषा क्या है, उसके उदाहरण के द्वारा से हमने इसको समझा। अब चलते हैं कि समास कितने प्रकार का होता है। तो समास मूलतः 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले आता है हमारा केवल समास, दूसरे नंबर पर अव्ययी भाव समास, तीसरे नंबर पर तत्पुरुष समास, चौथे नंबर पर बहुब्रीहि समास और 5वें नंबर पर आता हमारा द्वंद्व समास। अब इन 5 समास में भी जो आचार्य हैं उनकी विभिन्न विचारधाराएं हैं, मतलब किन्हीं आचार्यों ने कोई समास माने हैं, किन्हीं आचार्यों ने कोई समास माने हैं। तो हमने आपके सामने 2 अलग अलग आचार्यों के मत प्रस्तुत करे हैं। सबसे पहले हम बताएंगे आपको वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का श्रीमद् भट्टोजी दीक्षित, उन्होंने 4 समास माने हैं। कौन कौन से 4 समास? तो सबसे पहले अव्ययी भाव समास, दूसरे नंबर पर तत्पुरुष समास, तीसरे नंबर पर बहुब्रीहि समास और चौथे नंबर पर द्वंद्व समास। अब हम बात करते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी का श्री वरदराजाचार्य, इन्होंने सारे समास माने हैं। मूल रूप से 5 समास माने। कौन कौन से? तो केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। और तत्पुरुष के अंतर्गत ही हमारा कर्मधारय समास आता है और कर्मधारय के अंतर्गत ही हमारा द्वंद्व समास आता है। इस प्रकार इन्होंने 7 प्रकार के समास माने गए। 7 के भी अंदर और होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 7 होते हैं। और एक बात आप सभी याद रखिए कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, यदि उसमें आपका संस्कृत सब्जेक्ट है, उसमें आपने संस्कृत विषय का चयन किया है, तो जितने भी संस्कृत की व्याकरण है वह मूल रूप से वरदराजाचार्य जी के द्वारा लिखित लघु सिद्धांत कौमुदी से ही आती है। इसलिए हमारे द्वारा ये सारी जितने भी 7 संधि हैं, इन समास हैं, इनका अध्ययन कराया जाएगा। इन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। चलिए अब एक एक समास को समझते हैं कि कौन सा समास की क्या परिभाषा है। हमारे द्वारा बहुत ही शॉर्ट में एक बार में याद करने वाली परिभाषा बताई गई है। अच्छे से समझिएगा एवं एक बार में याद हो जाए ऐसा आप कॉपी पेन के द्वारा अपने नोट्स बना सकते हैं, या फिर यदि आपको नोट्स की आवश्यकता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम या यूट्यूब में या फिर व्हाट्सएप में मैसेज कर हमसे आप मांग सकते हैं, हम आपको भेज देंगे। और यदि आप सभी को हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया कर अपने दोस्तों को भी शेयर करें एवं सब्सक्राइब और लाइक करते जाएं। चलिए अब हम देखते हैं कि समास की परिभाषा क्या है। समास सबसे पहले आता है हमारा केवल समास। केवल समास की क्या परिभाषा है? तो विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासा, कि जहाँ पर कोई समास, जहाँ पर समास तो लेकिन उसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं दी गई, जहाँ पर समास तो हो लेकिन शास्त्रों में उस समास के लिए कोई विशेष नाम नहीं रखा गया हो, वह होता हमारा केवल समास। केवल मतलब सिर्फ समास हुआ है यहाँ पर, ऐसा समझना चाहिए। अब इसके अंदर 2 मुख्य उदाहरण हैं जो परीक्षाओं में आते हैं। इन 2 के अलावा मुश्किल ये कि इन 2 के अलावा आए। सबसे पहला वागर्थव्य और दूसरा भूतपूर्व। उदाहरण तो और भी हैं, जैसे अधोमर्ण, उत्तमर्ण आदि, परंतु मूल रूप से अभी तक हमारी दृष्टि में तो 2 ही इम्पोर्टेंट है, एक भूतपूर्व और दूसरा वागर्थव्य। भूतपूर्व मतलब जो पहले हुए हैं और वागर्थव्य मतलब वाणी के समान, ऐसा। चलिए अब आते हैं हम दूसरे समास पर। दूसरा समास अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या कहलाता है? तो अव्ययी भाव की समास की क्या परिभाषा है, ध्यान से देखिए। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधाना अव्ययी भाव समासा। प्रायः जहाँ पर पूर्व पदार्थ की प्रधानता होती है वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। हमने शुरू में ही समझा था क्या होते हैं, 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद कहलाता है और एक उत्तर पद। जैसे हमने कहा था परेशान उपकारा परोपकारा। अब यहाँ पर जो परेशान शब्द था वह पूर्व पद है और उपकार शब्द है वह उत्तर पद है। तो आपको क्या समझना, अव्ययी भाव का समास कहाँ पर होगा? जहाँ पर भी पूर्व पद की प्रधानता होगी, मतलब पहले वाले पद की जहाँ पर आपको प्रधानता लगे वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। अब अव्ययी भाव समास में 2 बातें विशेष हैं। पहली बात क्या कि अव्ययी भाव समास प्रायः
हमेशा क्या होता है, उपसर्ग से सहित होता है। दो चीज़ें होती है, उपसर्ग और प्रत्यय। जो उपसर्ग होता है वह हमारे पद के पहले लगता है और जो प्रत्यय होता है वह पद के बाद में लगता है। तो जहाँ कहीं भी आपको यदि प्रश्न पत्र में ऐसा कोई उदाहरण आ जाए कि आपका क्या है, उसमें उपसर्ग का प्रयोग हो, तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। और दूसरी बात ये कि वह जो जहाँ कहीं भी अव्ययी भाव समास होगा वहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग तो होगा ही होगा, साथ ही साथ वह जो पद होगा वह नपुंसक लिंग में हो जाएगा। दो बातें हैं, पहला उपसर्ग और दूसरा नपुंसक लिंग। यदि ये दो बातें आपको उस प्रश्न में दिख गई तो आपको आंखें बंद कर अव्ययी भाव समास वहाँ पर लगा देना है। क्वचित कदाचित इनसे भिन्न भी अलग अलग एक दो सूत्र हैं जिनमें ये दो ना भी हों तो भी आपके वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा, जैसे नदी बीच से सूत्र है आदि, ऐसे भी। हाँ, यह हो गया हमारा क्या, अव्ययी भाव समास। अब इसका उदाहरण समझेंगे हम, जैसे उपनगरम। उप यहाँ पर उपसर्ग पूर्वक, नगरम इसका पद है, उपधन नगरम। अब इसका विग्रह करेंगे। देखिए दो चीज़ होती है समास में, समास होता है एक जो समस्त पद होता है उसका एक विग्रह होता है। मतलब विग्रह क्या कहलाता है, विग्रह मतलब होता है उस समास का क्या अर्थ निकल रहा है उसका विग्रह करना पड़ता है। कभी भी आपको यदि कोई समास दिया होगा, समासिक पद होगा, जैसे हमने कहा परोपकार, यह एक समासिक पद है। अब इसका अर्थ क्या निकलता है, तो इसके लिए एक विग्रह करना पड़ता, मतलब उसका जो अलग करना पड़ता उसका अर्थ निकालने के लिए। कि हमने क्या कर दिया, परोपकार का विग्रह कर दिया समास का, तो क्या हो गया, परेशान उपकारा, मतलब दूसरों का उपकार। तो उसी प्रकार उपनगरम का हम पहले विग्रह करेंगे, तो क्या विग्रह बनेगा, उसका विग्रह होगा नगरस्य समीपन, मतलब नगर के समीप, इस प्रकार। तो देखिए यहाँ पर हमारे दोनों नियम लागू हो रहे हैं। पहला क्या कि इसमें उपसर्ग लगा हुआ है और दूसरा नगरम नपुंसक लिंग में ये चल रहा है, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। अब तीसरे नंबर पर आता है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, तो प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधाना तत्पुरुष समासा, कि प्रायः जहाँ पर उत्तर पद की प्रधानता हो वहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। ठीक विपरीत जो हमने अव्ययी भाव समास में पढ़ा, क्या अव्ययी भाव समास में पढ़ा कि जहाँ पर पूर्व पद की प्रधानता हो, परंतु तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। ऐसा जैसे उदाहरण के लिए हमने पढ़ा था वही परोपकार, परेशान उपकारा, तो यहाँ पर दूसरों का नहीं, मतलब यहाँ परेशान की मुख्यता नहीं है, यहाँ पर उपकार की मुख्यता है, मतलब बाद वाले पद की मुख्यता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के भी दो भेद होते हैं, एक होता है समानाधिकरण और दूसरा व्यधिकरण, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो एक होता है तत्पुरुष समास की 7 विभक्तियाँ होती हैं, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी आदि। तो इसी प्रकार इसके अंतर्गत जो प्रथमा में होगा, तो प्रथमा में जो होता है वह होता है हमारा कर्मधारय, और बाकी ऐसे अन्य समान, मतलब जो प्रथमा में होगा वह समानाधिकरण, और बाकी अन्य विभक्ति में जो होते हैं वह व्यधिकरण कहलाते हैं। और इसी के अंतर्गत हमारा आता है क्या, इसी के अंतर्गत हमारा दिगु। अब सबसे पहले हम समझेंगे कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास क्या है, तो जहाँ पर विशेषण विशेष के द्वारा, जहाँ पर पदों में विशेषण विशेष हो, उपमान उपमेय के द्वारा वाक्यों को मतलब पद हो, तो वहाँ पर हमारा कर्मधारय समास होता है। अब कर्मधारय के लिए उदाहरण देखें तो सबसे पहले कृष्ण सर्पः। कृष्ण सर्पः का क्या अर्थ निकला कि काला सांप, काला सांप, कृष्ण सर्पः काला सांप। तो यहाँ पर क्या हो गया, काला उस सांप का विशेषण हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। हमने कहा क्या, कृष्ण सर्पः, कृष्णश्च असौ सर्पः, यह जो सांप है वह काला है, तो यहाँ पर क्या हो गया, काला विशेषण है उस सांप का, इसलिए क्या बोला था हमने परिभाषा में कर्मधारय समास की, कि जहाँ पर विशेषण और विशेष के द्वारा पद हो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास हुआ। अब दूसरा आता हमारा दिगु समास। जो दिगु समास है वह कर्मधारय समास के अंतर्गत ही आता है। अब दिगु समास की क्या परिभाषा है, तो संख्या पूर्वो दिगु, कि जहाँ कहीं भी आपको अपने प्रथम पद में संख्या हो और बाद में कोई भी पद हो तो वहाँ पर प्रायः दिगु समास ही होता है। जैसे शाण मातुरा, मतलब 6 माता, 6 माताओं वाला, तो यहाँ क्या हो गया, दिगु समास हो गया। अब हम चलते हैं बहुव्रीहि समास में। बहुव्रीहि समास क्या कहलाता है, तो प्रायेण
अन्य पदार्थ प्रधाना बहुव्रीहि समासा कि प्रायः जहाँ पर ना पूर्व पद की प्रधानता होती है ना ही उत्तर पद की प्रधानता होती है, अपितु इससे भिन्न किन्हीं अन्य पदार्थ की किसी अन्य की जगह जहाँ पर संकेत होता है वहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा, आपकी ना तो पहले पद की प्रधानता होगी और ना दूसरे की होगी, बल्कि इन दोनों से भिन्न किसी तीसरे की ही आपको प्रधानता लगेगी। अब जैसे उदाहरण के लिए हम समझते हैं, हमने आपसे कहा गजानन, हमने आपसे गजानन कहा तो आपको किसका स्मरण आया? आपको आया गणेश जी का स्मरण। क्यों? क्योंकि गज मतलब हाथी और आनंद मतलब मुख, तो हाथी का मुख है जिसका, ऐसे कौन है? ऐसे हमारे गणेश जी हैं। तो आपको क्या ना गज की प्रधानता लगी इसमें ना आनंद की, बल्कि दोनों से भिन्न किन्हीं तीसरे की आपको स्मरण आया। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो गया। दूसरा उदाहरण देखें तो चंद्रशेखरा, मतलब क्या हुआ इसका? चंद्र है शिखर में जिसके, ऐसे कौन है? ऐसे शिव जी। तो इसमें चंद्र की और शिखर के अलावा किन्हीं तीसरे की ओर संकेत हो रहा है, मतलब शंकर जी की ओर संकेत हो रहा है। यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास हो गया। अब आते हैं हम अपने अंतिम समास पर, पांचवा समास द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास कहाँ है? तो प्रायेण उभय पदार्थ प्रधाना द्वंद्व समासा कि जहाँ पर प्रायः दोनों ही पद की, पूर्व पद की भी और उत्तर पद की भी प्रधानता होगी, वहाँ पर आपका द्वंद्व समास होगा। जैसे हमने कहा क्या? माता पितरों, माता और पिता। और दूसरा उदाहरण समझे तो पाणी पादम, मतलब हाथ और पैर। इस प्रकार हम समझ सकते हैं द्वंद्व समास को। इस प्रकार हमने समझा आज कि समास क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं, समास की मूल व्युत्पत्ति कैसे हुई, समास के प्रकार में कितने मतभेद हैं और समास की सामान्य परिभाषाएं। इस प्रकार हम आज की अपनी पहली कक्षा यहीं पर स्थगित करते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों को भी इस स्वाध्याय में जोड़ें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।